आपको पता है, भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। अरे इसकी हर एक सीमा, हर एक लकीर के पीछे एक जबरदस्त कहानी छुपी है। राज्यों के बनने की, बदलने की और एक नए भारत के उभरने की। तो आज हम इसी रोमांचक कहानी को, इसी सफर को समझने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर कैसे बना आज का हमारा भारत। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड, हमारा मैप कौन बनेगा? ये देखिए, ये हैं एक टॉपर के हाथ से लिखे हुए नोट्स। इसको सिर्फ पॉलिटी का एक चैप्टर मत समझिए। अरे ये तो हमारे देश के बनने की असली कहानी है, इन अ नटशेल। इन नोट्स की मदद से हम इस पूरी यात्रा को मक्खन की तरह समझेंगे। ठीक है, तो कहानी में आगे कूदने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा संविधान, हमारी रूल बुक भारत के बारे में आखिर कहती क्या है। मतलब नक्शा कैसे बदला, ये जानने से पहले भारत की नींव को समझना तो पड़ेगा ना। तो आ जाइए सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात पर। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इस्तेमाल किया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। क्यों? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, भारत राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है। और दूसरा, किसी भी राज्य को किसी भी हालत में इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये 2 पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल यहीं से उठता है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? मतलब सीधा सा फंडा ये है कि देश एक है, अखंड है, बस शासन चलाने में आसानी हो, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, इसलिए उसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। ये एक लाइन पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान ने हमारी संसद को क्या जबरदस्त सुपर पावर्स दी हैं। जी हाँ, ये वो शक्तियां हैं जिनसे हमारी पार्लियामेंट जब चाहे भारत के राजनीतिक नक्शे को बदल सकती है। और ये सुपर पावर्स मिलती हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से। ये 2 आर्टिकल संसद को 2 अलग अलग तरह की शक्तियां देते हैं। आर्टिकल 2 है नए राज्यों को शामिल करने के लिए, मतलब वो इलाके जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि सिक्किम। वहीं आर्टिकल 3 है देश के अंदर मौजूदा राज्यों में फेरबदल करने के लिए, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, उसकी बाउंड्री बदलना या किसी बड़े राज्य को तोड़कर 2 छोटे राज्य बनाना। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो मेन डिफरेंस है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, आर्टिकल 2 मतलब बाहर से एंट्री और आर्टिकल 3 मतलब घर के अंदर का बदलाव। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, SSC की या रेलवे की, ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये नया राज्य बनता कैसे है? क्या प्रोसेस बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप की। पहला, बिल केवल और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जाएगा। और दूसरा, इसे संसद के दोनों सदनों में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास करना होता है। बस हो गया काम। और यहीं आता है इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो हमें आर्टिकल 4 बताता है। राज्यों को बनाने या बदलने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इससे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी या 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। और इसीलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ यानी हमारा देश भारत अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर राज्य विनाशी है, उन्हें बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं। टाइम मशीन में बैठकर पहुंचते हैं साल 1947 में। जब हमें आज़ादी मिली तो जश्न के साथ साथ हमारे सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती भी खड़ी थी, इस बिखरे हुए देश को एक करने की चुनौती। देखिए, 1947 में भारत 2 हिस्सों में बंटा था। एक थे ब्रिटिश प्रांत, जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरी थी देसी रियासतें, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। हमारी सीमाओं के अंदर ऐसी छोटी बड़ी 552 देसी रियासतें थीं। सोचकर देखिए, कितनी बड़ी चुनौती थी इन सबको भारत में शामिल करना। खैर, 549 तो प्यार मोहब्बत से मान गई, पर 3 रियासतें थोड़ी नखरे वाली थीं। उन्होंने भारत में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया।
और तब इस कहानी के असली हीरो की एंट्री हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। उनके दमदार नेतृत्व और सूझबूझ से इन तीनों मुश्किल रियासतों को भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के जरिए, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया यानी वहां के लोगों से वोटिंग कराई गई, और कश्मीर को विले पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह के साइन करवाकर भारत में शामिल किया गया। अब एक मजेदार एग्जाम ट्रिक, हैदराबाद वाले एक्शन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। अब इसे याद कैसे रखें? अरे भाई बहुत आसान है, क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। है ना कमाल की ट्रिक? अब कभी नहीं भूलेंगे। तो रियासतों के एकीकरण का मुश्किल काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब भारत की कहानी में एक नया अध्याय, एक नई चुनौती शुरू होने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेसिस पर फिर से बनाया जाए। लेकिन हमारी सरकार शुरुआत में इस आइडिया के सख्त खिलाफ थी। 1948 में पहले धर कमीशन बना और फिर जेवीपी कमेटी बनी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना देश की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पुट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू किया और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो आंदोलन और भी तेज हो गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये एक गेम चेंजर था। और इसी के बाद इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए फजल अली कमीशन का गठन किया गया। और बस फजल अली कमीशन की सिफारिशों के बाद तो भारत के नक्शे के बदलने का एक नया दौर ही शुरू हो गया, जो 1956 से लेकर आज तक लगातार जारी है। तो फजल अली कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया और 1 नवंबर 1956 को भारत का एक नया नक्शा तैयार हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आज के भारत के राजनीतिक नक्शे की नींव थी। एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नक्शा तो लगातार बदलता रहा। 1960 में बम्बई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना और फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बने। ये सारी तारीखें एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इन पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा। और अब बात करते हैं हाल के कुछ सबसे बड़े बदलावों की। साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और फिर आया साल 2019, जब एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसी के साथ आज की तारीख में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए जी, कहानी तो हमने पूरी सुन ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन। जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में पक्का हो जाए। तो ये रहा टॉपर नोट्स का निचोड़। मेरे साथ दोहराइए। आर्टिकल 1 देश का नाम और पहचान, आर्टिकल 2 बाहर से नई एंट्री, आर्टिकल 3 घर के अंदर फेरबदल और आर्टिकल 4 ये सारे बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बस ये 4 बातें याद रखनी है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संसद के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने की जबरदस्त शक्ति है, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आ सकती। भारत का ये जो बदलता हुआ नक्शा है ना, ये हमारी जरूरतों को दिखाता है। ये अनेकता में एकता की हमारी कहानी को बताता है।
बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक आज पूरा कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीकों से सीखते और सिखाते रहें, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पेशकश को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।